नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे अवश्य जुड़िए। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछली परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। यदि आप 5 से 10 नंबर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ ही समय में आप 5 से 10 नंबर अपने एकदम सटीक कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आइए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, आप सभी जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके विषय में जो विशेष बातें हैं, पहली में अध्यक्ष कौन थे, कब अध्यक्ष चेंज हो गए, कब प्रस्तावना पेश की गई, तो ये सभी चर्चा हम आगे करेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। तीसरा प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। वह सबसे वृद्ध व्यक्ति थे संविधान सभा में, इसी वजह से उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया। ठीक है दोस्तों, यदि अस्थायी अध्यक्ष का प्रश्न पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यदि स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार के लेखांकन का कार्य दोस्तों महालेखाकार या महालेखा परीक्षक कह सकते हैं आप, वह करता है। छठवां प्रश्न है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ अथवा कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। सातवां प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत सरकार का जो प्रथम विधिक सलाहकार होता है वह महान्यायवादी होता है। कौन दोस्तों? महान्यायवादी। आठवां प्रश्न है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों, आपको बता दूं 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी और अंतिम बैठक हुई थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 9वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 से प्रारंभ होता है और उसके आगे प्रधानमंत्री के बारे में ही अनुच्छेद बताते हैं। तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के जो भी कर्तव्य हैं वह निर्धारित किए गए हैं। 10वां प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? दोस्तों, सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आई। उसी की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया। दोस्तों, यदि पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो कैबिनेट मिशन योजना में, जिसमें कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे दोस्तों। कौन थे? 3 लोग थे। ठीक है दोस्तों, और यदि पूछा जाए संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों, प्रस्तावना में भारत का जो उल्लेख है, भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है।
एक बार तो आप जानते भी होंगे कि हम भारत के लोग, प्रारंभ से ही भारत शब्द का उल्लेख हो चुका है। 12वां प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे आपके क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने? अंबेडकर जी सहित 7 सदस्य थे, यानी अंबेडकर जी और 6 सदस्य और भी थे। ठीक है दोस्तों, अंबेडकर जी जो थे, जब स्वतंत्रता से पूर्व वह बंगाल से निर्वाचित होकर के संविधान सभा में आए थे, और स्वतंत्रता के पश्चात वह बॉम्बे से निर्वाचित होकर के संविधान सभा में आए थे। 13वां प्रश्न है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या? राज्यों का संघ। जब हम दोस्तों संविधान में जो 22 भाग हैं, उन 22 भागों में जब प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे, तो उसमें अनुच्छेद 1 से 4, प्रथम भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। तो प्रथम अनुच्छेद में जब हम अध्ययन करेंगे, वहाँ बताया गया है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। 15वां प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो संपत्ति का अधिकार देखिए दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, वह मौलिक अधिकार न रह करके एक कानूनी अधिकार हो गया। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, यदि मूल संविधान में बात की जाए, तो मूल संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार थे 7 थे, जिनमें से एक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस समय वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी चर्चा हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तब करेंगे। 16वां प्रश्न है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली किसने लागू की? तो दोस्तों, मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो ने प्रारंभ की। किसने? मार्ले मिंटो ने। 17वां प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विधेयक अथवा दल बदल कानून से। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। 18वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा तीसरी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न है, नगर पालिकाओं का संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को, किसको? पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में स्थान है इसका, पंचायती राज का। और आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अब आगे आपका 20वां प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये समितियां जो हैं, मुख्य 7 समितियां हैं लगभग, तो इनकी समितियों के जो अध्यक्ष थे वह आप जरूर याद करके जाना। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जैसे JB कृपलानी। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी तरह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो और क्या नाम है, और भी कुछ समितियां हैं दोस्तों, उनको भी आप देख करके जाना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। कि कौन से? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। हमारे पास दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
23वां प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो दोस्तों देखिए, अंगीकृत करना और लागू करना, ये दो डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। यदि भारतीय संविधान के अंगीकृत की तिथि पूछी जाए तब आप 26 नवंबर 1949 लगाएंगे, और यदि आपसे कहा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तब आप लगाएंगे 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों। यदि अंगीकृत की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949, और यदि स्वीकार की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। 24वां प्रश्न है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। 25वां प्रश्न है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो दोस्तों प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? दोस्तों 3 प्रकार की वीटो पावर होती है हमारे यहाँ, तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। 27वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? देखिए दोस्तों, पहले हमने पढ़ा था कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और अब यहाँ कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो पारित दोस्तों 26 जनवरी 1947 को किया गया। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। 28वां प्रश्न है, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है P.N. भगवती को। ठीक है, अगला प्रश्न है 29वां, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? दोस्तों आपको पता है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 उसमें बनाए गए थे। लेकिन 2 ही दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यदि कोई भी नया उच्च न्यायालय का निर्माण करना हो किसी भी राज्य में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय एक राज्य में ही होता है, तो उच्च न्यायालय का यदि स्थापना करनी है तो वह संसद ही करती है। 31वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको दोस्तों 3-4 बार बता चुका हूँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, और झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और दोस्तों यदि रियासत समिति की बात की जाए तो रियासत समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखती है दोस्तों, अध्यक्ष तो आपको पता है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। 33वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? दोस्तों कैबिनेट मिशन की संस्कृति पर ही 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कितने में? सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या भी किसके द्वारा निर्धारित की गई? कैबिनेट मिशन द्वारा। कितनी थी? 389, 389। ठीक है दोस्तों। 34वां प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए थे दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के सिद्धांत से।
ठीक है, आप लोग याद रखेंगे आयरलैंड से लिए गए थे। 35वां प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों, जब संविधान निर्माण हुआ था तब 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियां हैं, और क्या नाम है, संविधान जब निर्माण हुआ था 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है दोस्तों, और आपके तो संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेद काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन 395 एक 395 बी इस तरह से बढ़ाए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं, और अनुसूचियां दोस्तों 12 हो गई हैं। कितनी? 12। आइए आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। मूल कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह, क्या सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। और लिए कहाँ से गए थे दोस्तों मूल कर्तव्य? मैंने अभी आपको बताया था, रूस के सोवियत संघ। दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, रूस कहिए अथवा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जोड़े भी गए थे। 37वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में क्या नाम है, संविधान में 3 शब्द, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा एकता और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 38वां प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हमारे संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और तीनों ही अनुसूचियों के जो सूचियां हैं उनके विषय अलग अलग हैं। 39वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों हमने बताया था मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए 40वां प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जो थी दोस्तों वह थी पंचायती राज। क्या थी? पंचायती राज। और 12वीं जो अनुसूची थी वह क्या थी? वह थी नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं जो अनुसूची थी पंचायती राज वह 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। 41वां प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो दोस्तों हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जो हैं उनको पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था, रूस से लिया गया था, और किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में इनको रखा गया। 42वां प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कौन सी थी दोस्तों? दल बदल कानून। कौन सा दोस्तों? दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची कौन सी थी दोस्तों? 11वीं अनुसूची थी आपकी पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची है आपकी नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? दोस्तों भारतीय संविधान जब मूल संविधान था, यानी जब संविधान बना था, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है दोस्तों, 44वां प्रश्न है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो आपको पता है दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन था और 1992 में जोड़ी गई थी।
45वां प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख 18वीं अनुसूची में आपको मिल जाएगा। 46वां प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थीं? दोस्तों 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली BDMS, इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। BDMS बोडो, B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा ये संविधान में जोड़ी गई थी। 47वां प्रश्न है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है वह 7वीं अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है। 48वां प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण किया गया है। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है दोस्तों। और 49वां प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यही 3 अनुसूचियां इस 7वीं अनुसूची में हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो दोस्तों जब हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे तब आपको यह सब स्पष्ट होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा आपका भारत का गवर्नर जनरल पद क्या है, सृजित किया गया था। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की कक्षा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ दीपावली।